हीप एक ऐसा ट्री जैसा डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को इस तरह से सजा कर रखता है कि सबसे काम का मार्क्स या नंबर सबसे बड़ा या सबसे छोटा हमेशा सबसे ऊपर रूट पर एकदम रेडी बैठा रहे। min heap and max heap. A heap is a specialized tree-based data structure. In a min heap, the parent nodes is smaller than its nodes children. Whereas in a max heap, the parent node is larger. It is ideal for implementing a priority queue. अब सिंपल सी बात समझिए भाइयों, हीप बस एक ऐसा ट्री है जिसमें पेरेंट्स मतलब घर के पेरेंट्स, ऊपर वाला अपने चिल्ड्रन, नीचे वाले का बॉस होता है। मैक्स हीप में बॉस सबसे बड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और मिन हीप में बॉस सबसे छोटा, सबसे कम वैल्यू वाला होता है, ताकि जो सबसे ज़रूरी नंबर है वो हमेशा सबसे ऊपर दिखे। अब इसी तरह से मानो किसी कंपनी का कोई बॉस है, तो जब मैक्स हीप होगा तो जो कंपनी का बॉस है वो कहाँ दिखेगा? मैक्स हीप में सबसे बड़ी वैल्यू में। और इसी तरह से अब मिन हीप और उसके एम्प्लॉयज़ कहाँ दिखेंगे? मिन हीप में दिखेंगे, मतलब सॉरी मैक्स हीप से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी वो बॉस जो है मैक्स हीप में दिखेगा, सबसे बड़ी वैल्यू में दिखेगा, उससे नीचे एम्प्लॉयज़ दिखेंगे। और मिन हीप में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो जो कंपनी का बॉस होगा तो मिन हीप जब चलाएंगे तो मिन हीप में क्या होगा? कंपनी का बॉस सबसे पहले दिखेगा और एम्प्लॉयज़ बाद में। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है? इंपोर्ट हीप क्यू डाटा इक्वल 5183। और इस हमारे डाटा में कंपनी का बॉस कौन है? तो हमारे डाटा में कंपनी का बॉस कौन है? तो यहाँ पे क्या लगा है? क्या है? तो हमारी कंपनी के हिसाब से अब यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने हीप फाइल डाटा कन्वर्ट लिस्ट टू मिनिमम हीप। तो हमारी कंपनी में मतलब मानो उस कंपनी इसके हिसाब से बॉस कौन है? ये 1, ठीक है ना। प्रिंट हीप क्यू डॉट हीप पॉप। अब इसको क्या करना है? पॉप करना है, यानी कि डिलीट करना है, ठीक है। तो मिन हीप का बॉस कौन था? 1। तो 1 को क्या कर दिया? यहाँ से डिलीट कर दिया। हीप पॉप का मतलब, पॉप मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 विल बी रिमूव, ठीक है ना। पॉप मतलब रिमूव, समझ गए? अब पेरेंट्स कौन है? मैक्स हीप में हमेशा सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो पेरेंट्स होती है, और मिन में पेरेंट्स जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो पेरेंट्स होती है। अब इसके हिसाब से कौन है पेरेंट्स? 8। इसका आंसर 8 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम बॉस और एम्प्लॉयज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बॉस कौन है? 8 नंबर, ये बाकी सब एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ से रन करेंगे तो क्या दिखेगा? 8 दिखेगा। तो भाइयों ये बॉस, पेरेंट्स है ना, चिल्ड्रन है ना, एम्प्लॉयज, ये एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इतनी भारी भरकम डाटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन का आपको आराम से समझ आ जाए और काम करते हुए आपको नींद ना आए।
समझ गए ना? तो इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं हल्के में, मतलब भारी चीज को हल्का करके आपको पता भी ना चले और समझ भी आ जाए। A trie is an efficient information retrieval data structure. It is primarily used for feature like autocomplete. Insert a trie. Trie क्या है? Trie एक ऐसा वर्ड्स का खजाना है जो कैरेक्टर्स को एक चेन की तरह जोड़ कर रखता है, ताकि तुम कुछ टाइप करो तो वो झटके से पहचान ले कि अगला वर्ड क्या होने वाला है। अब प्रीफिक्स क्या है? अब प्रीफिक्स ट्रीज क्या है? प्रीफिक्स ट्रीज क्या है? ये ट्राई का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये वर्ड्स को उनके प्रीफिक्स शुरुआती हिस्से के भी हिसाब से बांटता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एप्पल और एप में दोनों का कॉमन प्रीफिक्स है, स्टार्टिंग के वर्ड दोनों के सेम हैं, तो ये दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं। दोनों का कॉमन प्रीफिक्स है तो ये दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में समझोगे इसको तो ट्राई का काम है यही है कि वो प्रीफिक्स को पकड़ कर रखे, ताकि ऑटो कंप्लीट वाला फीचर सुपर फास्ट वर्क करे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक इंसर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है ना, डिफाइन इंसर्ट। और यहाँ पे क्या किया, वर्ड नोड इक्वल रूट फॉर कैरेक्टर इन वर्ड, फिर नोड इक्वल नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट सेट डिफाइन फॉल्ट कैरेक्टर ट्राई नोड इंसर्ट कर दिया। उसके अंदर क्या कोड में इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। एप्पल वर्ड के एक APPL को एक एक करके ट्राई के अंदर नोड्स के रूप में जोड़ रहा है। जैसे पूरा शब्द अंदर चला गया, कोड ने प्रिंट इंसर्ट एप्पल वाली लाइन क्या कर दी, प्रिंट कर दी, ठीक है ना, ट्राई के अंदर मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले ट्राई नोड है डिफाइन इनसे सेल्फ चिल्ड्रन। अब सेल्फ चिल्ड्रन इक्वल ये एक खाली बक्सा है जो हर वर्ड के लिए अगले रास्ते को स्टोर करता है। सेल्फ डॉट इज एंड अंडरस्कोर ऑफ वर्ड इक्वल फॉल्स, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, ये एक फ्लैग है, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ एक पूरा वर्ड खत्म हो रहा है। इंसर्ट वर्ड फंक्शन डाटा डालना, ये हर वर्ड को पकड़ता है। इन वर्ड क्या, इन वर्ड क्या करता है, ये हर एक वर्ड को क्या करता है, पकड़ता है। अब यहाँ पे क्या फंक्शन डाटा डालना, ग्लोबल रूट ले लिया, फिर नोड रूट लिया फॉर कैरेक्टर इन वर्ड इफ कैरेक्टर नॉट इन नोड चिल्ड्रन। इक्वल ट्राई नोड का मतलब क्या है, ये हर वर्ड को पकड़ता है, अगर वो वर्ड के रास्ते में नहीं है तो नया ट्राई नोड बना देता है, ठीक है ना। इस एंड ऑफ वर्ड ट्रू, वर्ड के आखिर में पहुंचकर ये वर्ड को ट्रू कर देता है, ताकि हमें पता चले कि जहां वर्ड पूरा हो गया है। फिर सर्च वर्ड फंक्शन डाटा ढूंढना, ठीक है ना, सर्च वर्ड फंक्शन डाटा ढूंढना, ठीक है। अब क्या करता है ये,
अगर वर्ड करैक्टर चेक करता है, अगर रास्ता बीच में ही खत्म हो गया, अक्षर नहीं मिला, तो ये तुरंत फॉल्स बोल देता है। अगर अंत तक पहुंच गया तो ये वही फ्लैग इज एंड ऑफ वर्ड चेक करता है। इंसर्ट एप्पल किया है, सर्च एप्पल किया है, इक्वल ट्रू दिया है ना, सर्च किया एप्पल तो ट्रू दिया, सर्च एप्पल लिखा है तो उसको फॉल्स कर दिया क्योंकि उसमें एप्पल नहीं है। ठीक है ना, तो एक ट्रू आएगा, एक फॉल्स आएगा, और क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे भी एप्पल कर दूं तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो? ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। DSU keep track of which set and element belongs to its primary use is in detaching cycle in graph। ये ट्रैक करता है कि एलिमेंट्स किस सेट का हिस्सा है। इसका मेन यूज ग्राफ में साइकिल चेक करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? साइकिल चेक करने के लिए होता है। तो देखो DSU का एक ऐसा तरीका है, डाटा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखता है और ये फटाफट बता देता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का हिस्सा है और उस ग्रुप का लीडर पेरेंट्स कौन है। अब ये हमारे केस में क्या बताएगा? पेरेंट्स I for I in range 15, define find I if parent I इक्वल I रिटर्न I, रिटर्न फाइंड करे पेरेंट्स को I और प्रिंट कर दे फाइंड 10। तो क्या आना चाहिए आंसर इसका? 10 आना चाहिए ना, क्योंकि अपने आप को अपने डिक्लेयर कर दिया कि बॉस इसका 10 है तो 10 आ गया। ठीक है ना। डिफाइंड फाइंड I, अब ये फंक्शन का पता लगाता है कि I का असली बॉस कौन है। ये तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक उसे वो नोड ना मिल जाए जिसका पेरेंट्स वो खुद है। यूनियन I, J ये फंक्शन दो अलग अलग ग्रुप्स को जोड़कर एक कर देता है। ये पहले दोनों का लीडर ढूंढता है और फिर एक लीडर को दूसरे के नीचे लगा देता है। आउटपुट ट्रू क्यों आया? बताना है क्यों आया। देखो आउटपुट ट्रू हमने क्या किया है, यूनियन 0,1 किया है जिसमें 0 और 1 ही ग्रुप में आगे हैं। फिर जब हमने फाइंड किया किसको, 0 इक्वल फाइंड I, तो चेक किया तो दोनों का लीडर एक ही निकला। इसलिए पाइथन ने फटाक से ट्रू बोल दिया। ठीक है ना। प्रिंट फाइंड 0 इक्वल फाइंड 1। अब देखो फाइंड 1 फाइंड 0 तो दोनों का क्या है, लीडर तो एक ही है ना, ग्रुप है। तो सेगमेंट ट्री ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो बड़ी लिस्ट का सम या कोई और कैलकुलेशन फटाक से निकाल देता है। आउटपुट क्यों नहीं, सॉरी, ठीक है ना, फटाक से इसका कैलकुलेशन कर देता है ये। ठीक है, इसका यही है। अब देखो इसका क्या करते हैं। अब ये सेगमेंट होता क्या है, बस एक ऐसी लिस्ट होती है कि जो हमारी दी गई वैल्यू होती है ना, जैसे 1 2 3 है, तो इन सभी का कैलकुलेशन करता है, सम करता है, टोटल करता है और अंदर उसको संभाल कर रखता है ताकि अगली बार हमें सम दोबारा ना करना पड़े, सब कुछ फटाक से कर दे, है ना। अब हमारे केस में क्या आया, यहाँ पे 6 आंसर आया। क्यों आया? देखो 3 2 और 1 कितना हुआ, 2 और 1 3 और 3 और 3 6 होता है। देखो 6 आंसर आ गया। और फिर 0 और 1 और 2
यहाँ पे कितना होता है, 2 और 1 3, तो ये 3 आ गया, ये वाला 3। फिर उसके बाद क्या है, उसका 3 1 और 2 क्यों आया, अब 3 2 और 1 इसमें वैल्यू है ही, तो 3 2 और 1 है इसमें डली हुई, तो ये 1 आ गई। अब तुम कहोगे यहाँ पे ये 10 बार क्यों आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए आ रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट। अब बिल्ड फंक्शन क्या करता है भैया, ये जैसे 1 2 3 4 5 है को एक ट्री मतलब पेड़ की तरह से जाता है, और ये लिस्ट को 2 टुकड़ों में बांटता रहता है ताकि जब तक कि हर टुकड़ा अकेला ना हो जाए, और फिर वापस लौटते समय हर नोड पर उन टुकड़ों का सम लिखता है। क्वेरी फंक्शन ये किसी भी रेंज जैसे 0 से 2 का प्लस करती है, जमा करती है। ये पूरे ट्री को नहीं छानना, बल्कि सिर्फ उन्हीं नोड्स को चुनता है जो रेंज के अंदर आते हैं और उनका कैलकुलेट रिजल्ट दे देता है। अब हमारे पे केस में क्या हुआ, क्वेरी 1 0 n-1 0 2 कॉल किया, और जिसका मतलब है 0 से 2 इंडेक्स तक का कोई बताओ। अब हमारी लिस्ट में क्या है, 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स 0 से 2 तक के नंबर हुए 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 और 3 हुए, कहाँ तक के, 0 से 2 तक के, है ना, 0 1 और 2, 0 1 और 2, और 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 3 6, तो ये 6 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसकी जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे और रन कर देंगे, तो क्या आता है, 10 आ गया। क्यों आया 10, अब देखो 10 भाइयों इसलिए आ गया, देखो 0 1 2 3 कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4 पे, ध्यान रखना, है ना। तो 2 + 1 3 and 3 + 3 6, 6 + 4 10 आ गया। अब इसी तरह से 5 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। करते हैं, ये नहीं बोलते कि करेंगे, हो भी गया, ऐसे होता है। Dynamic programming solve problem by breaking them into smaller sub-problem and reducing the result memoization. डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्से में तोड़ा जाता है और एक एक करके हल किए गए छोटे हिस्से के जवाब को याद रखा जाता है ताकि उसे दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। फाइबोनाची सीक्वेंस का 10th नंबर है। यहाँ हर नंबर अपने पिछले 2 नंबर्स का जोड़ होता है, जैसे 0 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड 34 के बाद क्या होगा, वही 55, है ना। इसी तरह से 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 89, समझ गए बात। और इसी तरह से 11 की जगह क्या करेंगे 12 करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी बढ़ता है ये, ठीक है ना, 144। तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा ये। अब ये क्या है, वैल्यू 60 100 120 क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है ना।
WT मतलब क्या है, सामान का वेट है। W इक्वल 50 क्या है, बैग की कैपेसिटी है ना। फिर N इक्वल लेंथ वैल्यू क्या है। अब यहाँ असली काम होगा, प्रिंट क्या करेगा, नैपसैक W वेट वेल N वैल्यू N। नैपसैक प्रॉब्लम आपको सीमित वजन वेट उठाने वाले बैग में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सामान भरना होता है ताकि बैग की क्षमता भी पार ना हो और फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा हो। अब ये हमारा 200 आंसर क्यों आया है, इसलिए आया है कि हमने 50 वजन की क्षमता वाले बैग में 100 और 120 कीमत वाले समान कुल वजन 20 + 30 = 50 को चुना। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा 220 हुआ, ठीक है ना। ये ना 100 ये है, 120 ये है, 220 हो गया। This greedy algorithm make the locally optimal choice at each step, hoping to find the globally optimal solution. ये एल्गोरिदम हर कदम पर वही फैसला लेता है जो उस पल में सबसे अच्छा, मतलब लोकली ऑप्टिमल लगता है, ये उम्मीद में कि अंत में उसे पूरा सबसे बेहतर ग्लोबली ऑप्टिमल नतीजा मिल जाए। मतलब ये लंबी प्लानिंग नहीं करता, बस जो सामने दिखता है उसमें से सबसे बड़ा फायदेमंद चुनकर काम खत्म करने की कोशिश करता है। समझ गए ना। अब ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसने क्या किया, सिक्के लिए। अब 11 बनाने के लिए इसने पहले 5 का सिक्का उठाया, फिर 2 का उठाया, फिर 1 का उठाया। अब क्या है, ये लालची तो है ही, ग्रेडी तो है ही। अब यहाँ पे क्या है, 5, 2 और 1। अब 11 बनाने के लिए क्या किया इसने, 11 बनाने के लिए ग्रेडी है तो इसने क्या किया, सबसे पहले 5 का सिक्का लिया, ठीक, यहाँ पे 5 हो गए काउंट। फिर दोबारा 5 का लिया तो 10 हो गए, ठीक। और लास्ट में 5 का एक सिक्का लिया, 5 का दोबारा लिया तो 10 हुए। एक और सिक्का लिया तीसरी बार तो 11 करने हैं पूरे, तो 5, 5, 10 और एक और लिया तो टोटल कितने सिक्के हो गए, 3, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो हम कहते हैं यहां पे हमें 22 लिख दिया यहां पे और रन कर दो। अब कितने सिक्के लगते हैं, देखो सीधी सी बात है, इसमें भी कुछ जबरदस्त खेल नहीं किया इसने। देखो इसने 5 का एक बार सिक्का उठाया, 5 का दोबारा उठाया 10, 5 का तीसरी बार उठाया 15, 5 का चौथी बार उठाया 20 हो गए, और फिर 2 का सिक्का उठाया, ठीक है ना। तो 4 सिक्के उठाए थे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और लास्ट में 2 का सिक्का उठाया तो कितने हो गए, 5 सिक्के उठा लिए। लेकिन मैं यहीं पे 23 करूंगा तो 23 करने के लिए क्या करना चाहिए उसको, मैंने कर दिया 23, तो 23 करने के लिए उसको ये वाला सिक्का भी उठाना पड़ेगा 1 का, क्योंकि ग्रीडी तो है ही वो। तो 6 सिक्के उठा लिए। अब समझ आ गया। तो
तो 4 सिक्के उसने 5-5 के उठाए कि 5 × 4 20, फिर 2 का 1 सिक्का उठाया और 1 का 1 सिक्का उठाया, तो टोटल कितने हो गए? देखो 4 तो 5-5 के सिक्के, तो 4 सिक्के वो हो गए और 1 2 का और 1 1 का, तो कितने हो गए? यहाँ पे 23 हो गए और यहाँ पे 6 सिक्के हो गए टोटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने सबसे पहला काम 0 चुना और फिर काम 1 चुना, क्योंकि यही वो जोड़े हैं जो आपस में टकरा नहीं रहे। ये लालची तरीका है, क्योंकि ये हर बार वो काम चुनता है जो जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि अगला काम जल्दी शुरू हो सके। ठीक है ना? तो इस तरह से इन सब प्रोग्राम को करना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो। और वीडियो देखने वालों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करो, और समझ आता है तो कमेंट भी करो, और नहीं आता है तो भी कमेंट करो, हमें बताओ, ठीक है, कि ये समझ क्यों नहीं आया, तो उसको फिर हम दोबारा सही से समझाएंगे।